कॉलेज की तरफ से, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी पुस्तक युवक भारती का दूसरा पाठ लघु कथाएं पढ़ रहे थे। कवि का पाठ लघु कथाएं पढ़ रहे हैं। 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे हम। इसके पहले हमने लेखक परिचय, उनकी अन्य कृतियाँ और विधा परिचय और पाठ परिचय देखा था। उषा की दीपावली एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। लघु कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जो आकार में तो लघु हैं पर कथा में तत्व बहुत बड़ा होता है, सबक मिलता है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा और आनंद की अनुभूति होती है जब हम इसको पढ़ लेते हैं, इस लघु कथा को। तो उषा की दीपावली लघु कथा जो हम पिछली कक्षा में शुरू कर चुके थे, यह एक छोटी बच्ची की, उषा की कहानी है जिसने दिवाली की रात को कुछ ऐसा सबक सीखा जो वो शायद कभी नहीं भूलेगी, सकारात्मक तरीके से। कहानी में हम पढ़ चुके थे कि उषा को मिठाइयाँ पसंद थी और उसने जब दिवाली की सुबह सफाई करने वाले बबन को उन जले हुए आटे के दीपकों को कचरे के डिब्बे में न डालता देखकर अपनी जेब में रखता हुआ देखा तो उसे बहुत ही अजीब लगा कि क्यों कृषकाय बबन ऐसा कर रहा है। उसने जाकर उससे पूछा, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? बबन ने जवाब दिया, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय से भर उठना मतलब आश्चर्य से भर उठी हैं। कुछ मुहावरे हैं जो हम पाठ के अंत में देखेंगे। उसके बाद है, विस्मय का मतलब आपको बता दिया, हैरानी की बात है। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले। टूंगने वाले का अर्थ होता है खाने वाले। तो उषा ने तो बचपन से देखा था कि बड़ी बड़ी दावतों में जब वो जाती थी तो लोग प्लेटों में से एकदम थोड़ा सा खाकर और बाकी की प्लेट कचरे के डिब्बे के हवाले कर देते थे। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उस पल उस बच्ची ने यह अनुभूति की कि हम किस प्रकार खाद्य पदार्थ व्यर्थ करते हैं। पूरी भरी हुई प्लेट शादियों में, पार्टियों में, दावतों में कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती हैं और यह गरीब आदमी कचरे में गिरे हुए आटे के दियों को बटोर कर अपने घर ले जाएगा और वहां पका के उन्हें खाएगा। वह जल्दी जल्दी पकवानों से भरी थैली ली उसने और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बबन को कभी भी बचा कुचा ही खाना दिया जाता है, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं।
उषा की आंखें इसलिए भर आई कि उसने देखा कि कितनी गरीबी, कितनी मुफलिसी और कितनी मजबूरी है गरीब आदमी की। और बबन की आंखें इसलिए भर आईं, उसमें खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि उसकी भी किसी ने दिवाली आज सुंदर बना दी थी। आज वह खुश था कि वह अपने घर पकवान लेकर जा रहा है। अगली कहानी देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्रॉस क्रॉस के निशान है ना, जब लघु कथा पूरी होती है और दूसरी शुरू होने वाली होती है, तो ये निशान हमें बताते हैं कि ये एक तरीके का विराम चिन्ह है। इसे कहते हैं अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह। तो ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ, एक लघु कथा पूरी हुई है। इसके बाद हम दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे। मुस्कुराती चोट। दूसरी कहानी है मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। पात्रों का परिचय देखिए। इस कहानी में बाबा है जो बीमार है, माँ चौका बर्तन करती है घर में, दूसरों के घर में, और पैसा कमाती है, पर वह पैसा सबका सब बाबा की दवाई और घर के खर्चों में ही लग जाता है। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। हम सब भाग्यवान हैं जो हम पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। इस बच्चे ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, परंतु उसके अंदर पढ़ाई करने की जो एक इच्छा है, एक लालसा है, वह बनी हुई है। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। रद्दी में आज किताबें थीं और वह इन किताबों को रद्दी में नहीं देना चाहता था। बबलू यह किताबें खुद के लिए रख लेना चाहता था। आगे की कहानी देखते हैं। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए हुए कहा। जब उसने देखा कि बबलू का ध्यान किताबों पर अधिक है, तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है और आपको ये पता होना चाहिए कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई करना सरकार ने आवश्यक कर दिया है। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब न। बबलू को बुरा लगा। उससे अपशब्द सहे नहीं गए। उसे ये शब्द बुरे लगे। स्कूल पप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी।
वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कॉलेज जाती लड़की को बबलू पर दया आई और वह चाहती थी कि बबलू अपनी पढ़ाई जारी रखे, तो उसने अपनी माँ से कहा कि बबलू से इन किताबों के पैसे मत लो, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है ये पढ़ना। माँ तो बिल्कुल भी बबलू पर भरोसा नहीं करती थी। उसने उसके माता पिता को भी अनपढ़ कह दिया, जिससे उस छोटे से बच्चे का दिल दुखी हो गया। उसने कहा कि हम इसे यह किताबें फ्री में नहीं देंगे, पैसे लेंगे। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तोलकर किनारे रखी और जब हिसाब लगाया तो बोला, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से भी रहा नहीं गया, उसे भी गुस्सा आया। वह झल्ला उठा, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। बबलू ने सच सच बताया क्योंकि वह उन रुपयों से किताब ले चुका था। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह डांट दिया। डांट खाने के बावजूद भी वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गए। जब दोनों मिल गई तो बड़े आश्चर्य से इसे देखने लगी। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ने ही कहे हुए अपशब्द जो उसने सुबह कहे थे याद आ गए। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो जाना, मतलब गलती का एहसास हो जाना। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ जब उसकी किताबों की मालकिन ने बबलू को पढ़ाई के प्रति इतना इच्छुक देखा तो उसने निश्चय किया कि अब बबलू की पढ़ाई बंद नहीं होगी और बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। ये दोनों ही लघु कथा संग्रह फैसला से ली गई हैं। कठिन शब्द देख लेते हैं। रद्दी पुराना अखबार, लालसा इच्छा को कहते हैं। अनपढ़ जो पढ़े लिखे न हो। अपराध गलती को करने को, भूल करने को अपराध कहते हैं। अपशब्द बुरे शब्दों को कहते हैं। अपराध बोध गलती का एहसास हो जाता है तो उसे बोध करना, समझ जाना गलती को। निश्चय फैसला
कुछ मुहावरे आए थे इन दोनों लघु कथाओं में, वो देखते हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, बेहद खुश होना, खीसे निपोड़ना, भूल पर बेशर्मी से हंसना, खुशी के आंसू, बहुत अधिक खुशी होना। मुहावरे भी पाठ के साथ करते जाइए। स्व अध्याय देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। देहरी दहलीज, तरबतर, गीला भीगा, कृशकाय, दुबले पतले शरीर के मनुष्य का जब हम वर्णन करते हैं तो कृशकाय शब्द का प्रयोग करते हैं। बेरहमी, निर्दयता, दयाहीनता, जहाँ किसी पर दया न आती हो। स्वाध्याय में सबसे पहले आकलन देखिए। दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। दावतों में खाना बहुत सारा व्यर्थ किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। उस पर उषा अर्थात पहली लघु कथा उषा की दीपावली कथा की जो मुख्य पात्र है उसकी क्या प्रतिक्रिया थी वह देखते हैं। उषा बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत घर जाकर पकवानों से अपनी थैली भरी और बबन को लाकर दी, और ऐसा करके उषा को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कई बार जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत अंदर से उस चीज़ की एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। वही उषा को बबन को पकवानों की थैली देने के बाद महसूस हुई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ संवाद है कुछ, उनका आपको उचित घटनाक्रम करना है। घटनाक्रम का मतलब है कि पाठ में जिस तरीके से वह आए कि सबसे पहले कौन सी संवाद था, कौन सी पंक्ति थी। पहले चारों पंक्तियां पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी लघु कथा की बात कर रहे हैं। पहला देखते हैं, रुपये खर्च हो गए मालिक। दूसरा, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है। तीसरा, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। और चौथा, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। इन पंक्तियों को, इन संवादों को पढ़कर हमें पता चलता है कि यह मुस्कुराती चोट कहानी का, इस कहानी से यह सारी संवादों को लिया गया है। इसे सही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहला होगा, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है। दूसरा होगा, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। तीसरा होगा, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। और चौथा और आखिरी है, रुपए खर्च हो गए मालिक। अपने पाठ्य पुस्तक में 1 2 3 4 करके सही क्रम लिख लीजिए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, समूह में से विसंगति दर्शाने वाले कृदंत और तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ से लेके शब्द संपदा शुरू हो रही है, शब्दों का खजाना। इसमें हम वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम
देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न में जो हमें कृंदंत और तद्धित शब्द चुनकर लिखना बोला है, यह शब्द है क्या। प्रत्यय के ये भेद हैं। प्रत्यय क्या होता है वह समझाती हूँ। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द निर्माण के लिए शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय, और जब ये अय प्रति में आके जुड़ा तो एक नया ही शब्द बना, प्रत्यय। इसी प्रकार और भी प्रत्यय देख लेते हैं। समाज में जब इक जुड़ जाता है तो एक नया ही शब्द सामाजिक बनता है। समाज का अर्थ होता है सोसाइटी। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। भूलना प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। मीठा प्लस आस, मिठास। यहाँ पर सारे शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़े हैं और शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, एक क्रंदंत प्रत्यय। तद्धित समझते हैं पहले। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और क्रंदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द किसी क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या विस्तार उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्रंदंत प्रत्यय कहते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है वह देखते हैं तो उसमें मैं आपको समझाती हूँ कि कौन से क्रंदंत हैं और कौन से तद्धित हैं। जी देखिए, समूह में विसंगति दर्शाने वाले, मतलब ऑड वन आउट आपको चुनना है। बाकी सारे संग हैं, कोई एक शब्द है चारों में से जो विसंगत है, मतलब जो संगत नहीं है, जो असंगत है, जो कि सेम नहीं है, ऑड वन आउट है। पहला देखिए, मानवता। तो मानव जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ शब्द है, मतलब वो तद्धित प्रत्यय है। देखिए, तद्धित को पहचानिए। वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगता है। और क्रंदित, जैसे उसका नाम है क्रिया, कृंदित, ऐसे याद रखिए। क्रिया के पीछे जो लगते हैं वो कृंदित प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पे मानवता, मानव संज्ञा शब्द है। हिंदुस्तान और ता, मानव प्लस ता। इसी तरीके से हिंदुस्तान प्लस ई, हिंदुस्तानी। ईमानदार प्लस ई, ईमानदारी। और पढ़ा प्लस पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। तो पहला जो शब्द है मानवता, वह संज्ञा है। हिंदुस्तान भी संज्ञा से ही ये प्रत्यय लग के बना है, और ईमानदारी में ईमानदार भी संज्ञा ही है। पढ़ाई में पढ़ क्रिया है। तो इस प्रकार हम पढ़ाई को ऑड वन आउट मानेंगे और उसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज थकान, लिखावट, सरकारी और मुस्कुराहट। अब इसमें थकान, लिखावट और मुस्कुराहट तीनों क्रिया से बने हुए प्रत्यय हैं, क्रिया में जुड़े हुए प्रत्यय हैं। तो सरकारी ही सिर्फ एक है जो क्रंदित
प्रत्यय नहीं होके तद्धित है, बाकी तीनों क्रंदित शब्द हैं। अगला देखिए, बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी और आतिथ्य में सिर्फ हंसी ही क्रंदित शब्द है, बाकी तीनों बुढ़ापा, पितृत्व और आतिथ्य तीनों तद्धित शब्द हैं। तो हंसी को आप कट कर सकते हैं। अगला देखिए, कमाई, अच्छाई, सिलाई और चढ़ाई। यहाँ पे कमाई, सिलाई और चढ़ाई तीनों क्रंदंत है और अच्छाई जो है वो तद्धित शब्द है। तो आप अच्छाई को ऑड वन आउट मान के इस प्रश्न में काट दीजिए। शब्द संपदा का अगला देखते हैं, क्या है प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर शब्द संपदा का नया मुद्दा है वचन परिवर्तन। तो वचन क्या है वह समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण देखें पहले। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तो यहाँ जो सब्जियां हैं वो एक से अधिक है, ठीक है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, तो यहाँ पर भी मछलियां एक मछली नहीं है, अधिक है। माली पौधे सींच रहा है, तो पौधे एक पौधा अनेक पौधे। कछुआ खरगोश के पीछे है, तो यहाँ पर एक ही कछुआ एक ही खरगोश। वचन के भेद देखेंगे तो वचन ज्यादा अच्छे से समझेगा। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से समझिए। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर। ये सारे के सारे एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान कराते हैं, उसे ही एक वचन कहते हैं। बहुवचन नाम से ही पता पड़ रहा है, बहुत ज्यादा है इसमें। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, एक स्त्री अनेक स्त्रियां, एक घोड़ा अनेक घोड़े, एक नदी अनेक नदियां, एक रुपया अनेक रुपए, एक लड़का अनेक लड़के, एक गाय अनेक गाय, एक कपड़ा अनेक कपड़े, एक टोपी अनेक टोपियां, एक माला अनेक मालाएं, एक माता अनेक माताएं, एक पुस्तक अनेक पुस्तकें, एक वधू जिसका अर्थ होता है शादी, लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसे वधू बोलते हैं। एक वधू अनेक वधुएं, बहुत सारे गुरुजन,
एक रोटी अनेक रोटियां, एक लता अनेक लताएं, एक बेटा अनेक बेटे। तो यह हो गया आपका एक वचन और बहुवचन। प्रश्न देखिए आप। कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है, तो हम इस प्रश्न को अगली कक्षा में देख लेंगे। तब तक आप वचन को पढ़िए। मैं फिर से ये प्रश्न अगली कक्षा में करवाने वाली हूँ।